नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मन की बात में। हम निरंतर मन की बात युवाओं के साथ करते हैं, उनकी युवा सोच के साथ करते हैं। निरंतर उन प्रेरणा स्रोत व्यक्तियों को बुलाया जाता है जो समाज के लिए बहुत अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ हैं सरपंच विनोद जी। आप जी गांव ढिगाना से हैं और बतौर सरपंच आपने गांव को सुधारने और उसको एक आदर्श गांव बनाने में अपना भरपूर योगदान दिया है। मैं चाहूँगा आप अपने शब्दों के माध्यम से हमारे दर्शकों का अभिनंदन करें। धन्यवाद गौतम जी, आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और इस काबिल समझा, उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं प्रेजेंट में गांव ढिगाना का सरपंच हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार है और जैसा कि आपने अभी बताया है वो पहले से आपने परिचय दे दिया। जी बिल्कुल। मैं विशेष रूप से ये बता देना चाहूँगा, युवा सोच और जो बहुत सारे लोग हमारे आसपास रहते हैं उनमें पता नहीं कितने सारे लोग जो समाज को समर्पित हैं। हम उनको चाहते हैं, उनके विचारों को समाज के युवाओं तक पहुंचाने का हमारा एक संदेश है। इसी कड़ी में मैं बता देना चाहूँगा, विनोद जी वर्तमान योजना में गांव के सरपंच हैं और इनके बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं जिन्होंने डायरेक्ट रूप से पूरे राष्ट्र को प्रभावित किया है, राज्य को प्रभावित किया है। उन्हीं कड़ी में यदि मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर के है, वो चाहे बच्चों में मोबाइल की लत को लेकर के है, वो चाहे विधवा महिलाओं की हक की बात को लेकर के है, वो चाहे टैक्स को लेकर के है, वो चाहे उद्योग को लेकर के है। और इसी के साथ साथ जो समाज में विकृतियां फैली हुई हैं उनको रोकने और निरंतर अच्छाई और सकारात्मक विषयों पर उनका विशेष पकड़ है। निरंतर वो अपनी जो एक दार्शनिक विचारधारा है उसके माध्यम से गांव के लोगों को और उसके साथ साथ पूरे राज्य के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। मैं चाहूँगा विनोद जी, आपका एक बहुत अच्छा अभियान हमने देखा था शिक्षा को लेकर के, वो था मोबाइल से बच्चों को बचाना। ये नेशनल लेवल का आपका एक इवेंट था, बहुत अच्छा इवेंट था। मैं चाहूँगा इस विषय पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि मोबाइल आज के दिन बच्चों के लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है और बहुत नॉर्मल चीज़ बनने के साथ साथ वो बहुत घातक भी हो गई है, क्योंकि बच्चे उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो चाहूँगा आपके इसमें क्या विचार हैं? गौतम जी, ये हमने पिछले दिनों लेटर लिखा था मुख्यमंत्री को और एसीएस को भी लेटर लिखा था कि भी जो ये स्कूलों में टैब दिए गए हैं जी, इनको वापस लिया जाए, क्योंकि इससे बच्चे इसका मिसयूज़ कर रहे हैं और उसमें उसका लॉक जो तोड़वा कर ना उसका मोबाइल की तरह यूज़ कर रहे हैं जी। उसमें जो ऐप वगैरह होते हैं, सोशल मीडिया जितने भी ऐप हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वो इसका यूज़ करते हैं, वो चैटिंग करते हैं आपस में जी। उस पर पोर्न साइट चलाकर वो अश्लीलता देखते अश्लील चीज़ों को देखते हैं जी। तो हमारा लेटर काफ़ी वायरल हुआ था और ये मेरे हिसाब से नेशनल लेवल तक ये हमारा लेटर जी बिल्कुल, ये लेटर प्रकाशित हुआ था जी जी जी। तो हमने कहा था भाई से कम आप ये टैब हैं जो वो स्कूली जीवन में तो बिल्कुल ना दें जी, क्योंकि ये बच्चे की ना बिगड़ने और संवरने की उम्र होती है। बिल्कुल, स्कूली ये आधार बनता है इस उम्र में बच्चे का। अगर हम बच्चे को इस बात का नहीं पता होता कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और जो बुराई की तरफ बच्चा ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। बिल्कुल, क्योंकि अच्छाई का रास्ता कठिन होता है, बिल्कुल, बुराई का रास्ता आसान होता है। आसान है तो आसान रास्ते को बच्चा पकड़ता है। बिल्कुल जी। हाँ, तो बच्चे को ये नहीं पता होता भाई मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है जी, और वो बुराई का रास्ता ज़्यादा पकड़ता है। ये सबको टैब के जरिए ना वो बच्चा पोर्न साइट देखता है और जो जितने भी सोशल ऐप हैं उनको चलाता है, गेम वगैरह देखता है। फिर क्या बच्चे की पढ़ाई प्रभावित होती है जी, और बच्चा पढ़ाई से सौ कुछ दूर चला गया टैब के जरिए, क्योंकि टैब की दूसरी बात टैब का इस्तेमाल वो मोबाइल के रूप में कर रहा है जी। हाँ, वो एक प्रकार से मोबाइल हो जाता है। सरकार ने इस पर लॉक भी लगा के दिया है बिल्कुल, मगर क्या होता है कि अगर आप टैब को ले जाएंगे किसी भी मोबाइल शॉप पर तो वो उसका 200-250 रुपये में लॉक तोड़ देता है। हाँ जी, उसको मोबाइल में कन्वर्ट कर देता है, तो बच्चे उसका मिसयूज कर रहे हैं जी। तो इससे बच्चे जो पढ़ाई की बजाय वो पढ़ाई से दूर जा रहे हैं। तो इसमें जो आपका ये अभियान था और आपने मुख्यमंत्री जी को इसका लेटर लिखा और तमाम मीडिया ने भी इसको कवर किया, तो इस विषय में माता पिता का क्या विचार रहा? क्या वो आपके साथ थे या आपसे प्रभावित रहे या नहीं रहे? जी बिल्कुल, इसमें माता पिता भी और तमाम जनता
मैंने जब लेटर लिखा था तो मेरे लेटर के बाद में मैक्सिमम हरियाणा की पंचायतों ने मेरे लेटर का समर्थन किया था और उन्होंने हर गांव की पंचायत ने मुख्यमंत्री को मेरे बाद लेटर लिखा था, हर पंचायत ने। उसके बाद मेरे पास एविडेंस भी हैं, मैं आपको अगर आप चाहते हो मैं दिखा दूंगा आपको। ये तो मेरा लेटर था जो मैंने लिखा था 26/7/2023 को जी मुख्यमंत्री का जी। उसके बाद में मेरे गांव की महिलाएं जो उठी थी उसका मेरे पास फोटो है, ये मीडिया में प्रकाशित हुआ था। आपके गांव के लोगों ने आपका पूरा सहयोग इसमें किया था मेरे गांव जी, विशेषकर महिलाओं ने जी। हाँ, तो ये उसका लेटर है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में फिर ये अब द टाइम्स ऑफ इंडिया की कवरेज है जी। बिल्कुल, ये मेरा लेटर उन्होंने प्रकाशित किया था, उसमें मैं बैडगाना की पंचायत में बाकायदा नाम है जी। उसके बाद में ये फिर विद्यार्थियों को दिए टैब जमा करवाने की मांग को लेकर स्कूल पहुंची डिगाना। बिल्कुल, आपकी ये तमाम जितनी न्यूज़ आपकी लगी थी वो फेसबुक के माध्यम से खूब छाई है जो और लोगों ने पढ़ा है, प्रिंट मीडिया ने उसको बिल्कुल हाईलाइट किया था। और शिक्षा मंत्री का ये देखे, शिक्षा मंत्री का बयान भी आया था फिर जी। बिल्कुल, कौलपाल गुर्जर ने कहा था भाई हम बच्चों से उनका वो जो लोग तोड़ने वाले बच्चे हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि वापस लेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। भाई कार्रवाई तो आप तब करोगे जब करने देंगे, मैंने ये कहा था। फिर उसके बाद में आप उनसे वापस ले लो, कार्रवाई का तो सवाल ही नहीं उठता जी। हाँ, लेकिन इस बीच एक प्रश्न रहेगा सर, क्योंकि देखिए अब जो आने वाला युग है वो टेक्निकल ज़्यादा है, उसको बच्चों को जानना चाहिए कि टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज़ करना है। तो इस बीच आप अपना क्या वक्तव्य देंगे? मेरा वक्तव्य ये है कि आप भले ही यूनिवर्सिटी लेवल पे आप दे दिए मोबाइल उनको जी, क्योंकि वो एक समझ की उम्र आ जाती है बच्चे में जी कि मेरे लिए ये चीज़ मैं इसको ऐसे करूँगा तो मेरे लिए अच्छी है और ये चीज़ मेरे लिए बुरी है। जो ये अनमेच्योर उम्र होती है ना, स्कूली जीवन होता है, इसमें बच्चा उस समझ तक नहीं पहुँच पाता, इतना मैच्योर नहीं हो पाता और इसका मिसयूज करता है फिर वो। तो स्कूल टाइम में बच्चों को, स्कूल टाइम में मैं देखो दो चीज़ें मत दो अपने बच्चों को जी। अगर आपने बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा देनी है और शिक्षा की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना है तो दो चीज़ें मत दो। एक तो मोबाइल स्कूली जीवन में मत दो और एक ये बाइक मत दो। बाइक और मोबाइल दो चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे को पढ़ाई से 100 कोस दूर लेके जाती हैं। मुझे लगता है बच्चे जब इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनको थोड़ा सा बुरा जरूर लगेगा, क्योंकि बच्चों की डिमांड होती है मोबाइल और बाइक। अब वो डिमांड होती है, लेकिन वो जिसको बुरा लगता है ना, वो एक उम्र के बाद इस बात को अच्छा भी समझेंगे, अच्छा मानेंगे कि भाई सरपंच साहब उस टाइम कह रहे थे, आज हमें ये चीज़ एहसास हुई कि उस वक्त हमारे लिए बुरी थी, क्योंकि उसके परिणाम आएंगे। जिस बच्चे ने मोबाइल यूज़ किया स्कूली जीवन में और बाइक यूज़ की है, वो कहीं ना कहीं असफलता का मुँह देखेगा। उसके बाद में एक उम्र बीत जाने के बाद उसको एहसास होगा कि सरपंच साहब उस वक्त सही कह रहे थे, काश ये हम मोबाइल और बाइक इस्तेमाल ना करते तो हम भी आवाज़ कामयाब हो जाते जी। बिल्कुल, ये दोनों ही पढ़ाई के बाधा हैं, दोनों चीज़ें। मोबाइल तो स्कूल तक हम बच्चों को मोबाइल और बाइक से दूर रखें तो मुझे लगता है भविष्य अच्छा रहेगा। ये विशेष बात है, क्योंकि बच्चों को टेक्निक से दूर नहीं किया जा रहा, आधुनिकता से दूर नहीं किया जा रहा। इनका मानना है कि बच्चों को आधुनिकता से जोड़ना है, टेक्निक से जोड़ना है, लेकिन एक समय के साथ एक निश्चित समय पर बच्चों को उस चीज़ का ज्ञान देना है। और निरंतर मुझे लगता है सब माता पिता ने आपका इसमें सहयोग भी किया, बहुत सहयोग किया और नेशनल लेवल तक आपका ये लेटर पहुंचा। मैं आपको एक लेटर दिखा देता हूँ जी। ये हमारी न्यूज़ है केसरी की जी, और ये शायद हमारी जागरण की है जी जी। बिल्कुल, ग्राम पंचायत डिगाना ने इस को पत्र लिखा। बिल्कुल, और ये इस पर लिखा नहीं नाम, क्यों से अलग अलग न्यूज़पेपरों में। हाँ, ये निरंतर खूब आपका मीडिया ने कवर किया था और हमने इसको देखा भी है जी। छात्रों को टैब वापस लेने ग्राम पंचायत डिगाना ने भेजी शिकायत। बिल्कुल बिल्कुल, और ये अमर उजाला की है जी जी। बिल्कुल, तमाम जो मीडिया प्लेटफॉर्म है उन्होंने इस लेटर को और इस अभियान को कवर किया था और उन्होंने प्रसारित भी किया था कि बच्चों के लिए मोबाइल इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो एज से पहले अगर हम उनको दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत घातक और बहुत गलत साबित होगा। तो इस बीच मैं युवा साथियों को भी ये संदेश देना चाहूँगा, आप बच्चों को अपने आप को थोड़ा सा बदलाव की तरफ लेकर के जाइए। टेक्निक का हमने प्रयोग करना सीखना, क्योंकि आने वाला युग टेक्निक का ही युग है, लेकिन एक निश्चित समय के साथ हमें अपने बच्चों को इसका ज्ञान देना है। दूसरे माता पिता को भी इसमें मैं जिम्मेवार मानता हूँ जी, खासकर माताओं को जी। आजकल हम देखते हैं समाज में जो रियलिटी होती है ना, छोटे बच्चा जब वो 1-2 साल का होता है ना, तो बच्चे उसको माँ उसको क्या है गेम लगा के दे देती है, सामने रख देती है। हाँ बिल्कुल, आजकल ये ट्रेंड है, ताकि ये बच्चा मुझे काम करने दे। वो खाने के टाइम भी बच्चे को कार्टून लगा कर देगी, मुझे डिस्टर्ब ना करे, काम में डिस्टर्ब ना करे, बच्चों के सामने मोबाइल रख देगी, वो उसको गेम देखता रहता है उसमें। बिल्कुल,
उसका तो धीरे धीरे बच्चा आदी हो जाता है उस चीज़ का। बिल्कुल। और जब उसकी आदत पक जाती है तो फिर वो मोबाइल के बगैर नहीं मानता, फिर वो माँ के लिए बोरिंग हो जाता है, क्योंकि आदत पड़ गई इसकी नहीं। अब आदत डाला किसने? माने डाल दिया, वही काम के लालच से मुझे काम करने देगा। लेकिन जब बच्चे की आदत पकड़ जाती है वही बच्चा माँ के लिए सरदर्द बन जाता है और उसकी आदत पकती बिल्कुल एक अंतिम छोर पर चली जाती है। बिल्कुल ये बात जायज़ है। यदि बच्चे के हाथ में, बहुत छोटा बच्चा है और मैं कहूँगा कि यदि बच्चा लगभग 1 साल के आसपास है तो बच्चे को कार्टून चला करके उसके सामने जो है मोबाइल को रख दिया जाता है ताकि वो खाना खा सके या वो चुप रहे, रोए ना। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा घातक परिणाम अभी आपको महसूस नहीं होगा। जब बच्चा 5 साल के आसपास पहुंच जाएगा तो बच्चे की जो रेटिना है, जो आँख का हिस्सा है, वो बहुत डैमेज हो जाएगा और उसके बाद जो अनकॉन्शियस माइंड है, उस अनकॉन्शियस माइंड में जो स्क्रीन की जो निर्भरता बनेगी वो एक अलग से इफेक्ट डालेगा, क्योंकि बच्चे को लगेगा कि जो स्क्रीन में है वही रियल लाइफ है, वो जो सोशल लाइफ है उसमें बहुत कम अपना इंटरेस्ट दिखाएगा। तो मुझे लगता है मोबाइल को लेकर के हमें सतर्क हो जाना चाहिए, अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है, लेकिन एक निश्चित समय पर हम अपने बच्चों को उसका भी ज्ञान दें, उसकी महत्वता को भी समझाएं। सर, इसी के साथ साथ आपके बहुत सारे जो हैं अभियान पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध हुए और आपने बहुत सारे युवाओं को, आम जन को बहुत प्रभावित भी किया। उनमें से एक अभियान था विधवा महिलाओं का सम्मान करने का, जो आपका एक अभियान था। आपने अपने गांव की महिलाओं को इकट्ठा करके एक किंवदंती को वहां तोड़ने का प्रयास किया। मैं चाहूँगा इनके शब्द मेरे पास हैं, मैं उनको दर्शकों तक पहुंचा दूं। इनके ये शब्द हैं हमारे पास जो इन्होंने लिखे हैं, मैं चाहूँगा दर्शकों तक वो पहुंच जाए। हमारा मंच के ऊपर जी बिल्कुल बैनर का फोटो है ये। जी, मैं ये पढ़ करके आपको बताता हूँ। विधवा शब्द स्त्री जाति पर एक कलंक के समान है। आज के बाद कोई भी महिला विधवा तब नहीं होगी तब उसके पति की मौत होगी, बल्कि विधवा महिला को वो कहलाएगी जिस महिला का कोई भाई नहीं होगा। फिर उसके बाद कोई भी महिला विधवा कभी नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई माँ अपनी बेटी के लिए भाई पैदा नहीं कर पाई तो वह बहन के लिए, उस बेटी के लिए ये समाज भाई जरूर पैदा कर देगा। अपने आप में ये पूरी लाइन जो है इनके अभियान का सार है, क्योंकि विधवा शब्द को अंधविश्वास के साथ जोड़ के हमारे समाज में बहुत कलंकित शब्द मान लिया गया। विधवा महिला को आप शुभ अवसरों पर उनके हाथ नहीं लगवाए जाते, उनको विवाह अवसरों से वंचित रखा जाता है। तो विनोद जी का ये एक अभियान था कि उन महिलाओं को भी वहाँ सम्मिलित किया जाए। मैं चाहूँगा सर, इस जो आपका ये अभियान था उसको आप अपने माध्यम से थोड़ा दर्शकों तक पहुँचाएं। जी इसके लिए जब हम छोटे थे ना, हमारी बहन सबसे बड़ी है, उसके बाद मेरा बड़ा भाई, फिर मैं। तो हमारी जब सिस्टर थी ना, उसके घर वाला भी एलपाई, मतलब शादी के बाद 2-4 साल के बाद गुजर गया था जी। तो हम बच्चे थे, इस चीज़ को नहीं समझ पाए। तो उसके बाद में फिर घर पे शादी थी, जैसे चाचा ताऊओं में शादी थी जी। तो मेरी बहन के साथ भी वही भेदभाव किया गया। उसको जो भी शुभ कार्य में हाथ नहीं लगाने देते थे जी, कि भाई ये तो विधवा है, भाई अशुभ हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसे चावल की रस्म होती है ना, बिल्कुल शादी में बहन चावल मारती है भाई को, तो चावल की रस्म से उसको दूर कर दिया गया। एक दूर की लड़की थी, उसको बिठा दिया गया। तो जब हम समझदार हुए, जब इस चीज़ को सोचना समझना शुरू किया कि ये भेदभाव आखिर क्यों किया जाता है, तो मैंने देखा भाई इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल। एक स्त्री का जब पति गुजर जाता है तो उसका मानते कि यह अशुभ है और किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए या उसमें शुभारंभ करने के लिए उसका हाथ नहीं लगाया जाता। बिल्कुल। लेकिन इसके विपरीत अगर किसी पुरुष की महिला गुजर जाती है ना, तो उसका हर जगह हाथ लगाया जाता है, पुरुष को अशुभ नहीं माना जाता जी। बिल्कुल। समाज में उसके लिए कोई शब्द ऐसा बना नहीं जिसका हम प्रयोग करते हैं, कोई शब्द नहीं जी, इसके लिए। दूसरी बात कि जब कोई महिला का पति गुजर जाता है तो उसके माथे से सिंदूर हटा दिया जाता है। बिल्कुल। उसके गले से मंगलसूत्र हटा दिया जाता है जी। चूड़ी वगैरह पहनने का उसको अधिकार नहीं रह जाता। लेकिन जब एक पुरुष की पत्नी गुजरती है तो उसका क्या छीना जाता है? मेरा सवाल ये है भाई जी। उस पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती कि उस पर उससे कोई चीज़ हटा दी जाए। तो सारी पाबंदियां महिलाओं पर ही लगाई जा रही हैं। सारी पाबंदियां महिलाओं के ऊपर हैं जी। और ये जितने भी ये रीति रिवाज बनाए हैं ना समाज ने, मैं देख रहा हूँ तकरीबन एक स्त्री को दबाने के लिए बनाए गए हैं जी। सारा पुरुषों ने बनाए हैं ताकि स्त्री को दबाने के लिए स्त्री हमेशा एक पाबंद रहे, स्त्री को दबाया जाए। नहीं तो मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं होता, या तो फिर पुरुष का भी शुभ माना जाए
जी। स्त्री जब अशुभ माना जा रहा है स्त्री को, तो पुरुष को भी अशुभ माना जाए जी। ये इतना भेदभाव क्यों आपस में? तो बात तो इसी भेदभाव को हमने मिटाने के लिए समाज को एक संदेश दिया था जी जी। और सारी जितने भी महिलाओं, हमारे गाँव की महिला जिनके पति गुजर चुके हैं, कि उनको मंच पे एक स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित करने का काम किया था और एक संदेश दिया था समाज को कि भाई इस तरह का भेदभाव आप मत करें जी। हाँ, क्योंकि मेरा ये जो पति गुजरता है ना, तो इन्होंने नहीं मारा उसको। सही बात है। आप तो ऐसा व्यवहार करें जैसे इनकी उसका कत्ल इन्होंने किया हो। बिल्कुल। ये तो पता नहीं किसके साथ हो जाए, लेकिन इस तरह का आप दुर्व्यवहार मत करें। ये हमारा एक पिछले 26 जनवरी को ये संदेश था और हमने गांव की हर महिला को एक मंच पर लाकर उसको सम्मानित करने का काम किया था जी। तो इससे आपके गांव में कुछ फ़र्क पड़ा? हाँ बिल्कुल। ये हमारे जो मीडिया साथी थे उन्होंने इस बात को पूरा कवरेज किया, यूट्यूबर साथी थे उन्होंने जी। और ये हमारी पूरी हाईलाइट हुई थी ये वीडियो। और मेरे हिसाब से ऐसी कोई स्टेट नहीं बची होगी जिस स्टेट से महिलाओं के मेरे पास फ़ोन नहीं आए जी। जो प्रताड़ित महिलाएं थी ऐसी जी, जिनके साथ ये हादसे गुजर चुके थे जी जी, हर महिला का मेरे पास हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से फ़ोन आया होगा कि आपने जो आवाज़ उठाई है, आप इस आवाज़ को और ज़्यादा मतलब कम मत होने देना, इसको और ज़्यादा बुलंद करना, घर घर तक इसको लेके जाना, हर दरवाजे तक लेके जाना, हम आपके साथ में हैं जी। तो उनका दर्द बयां हो रहा था उनके फ़ोन में। बिल्कुल। देखिए बात हाँ। यदि समानता की जाए तो पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार होने ही चाहिए, क्योंकि दोनों का प्रकृति में अपना अपना हिस्सा है। और उसी समानता को लेकर के इनका ये अभियान था कि विधवा महिला को कलंक ना माना जाए, बल्कि उनको समाज में स्वीकार किया जाए। और हमने बैनर पे ये भी लिखवा था ताकि कि विधवा शब्द है वो स्त्री जाति पर एक कलंक के समान है जी। आज के बाद कोई भी महिला विधवा तब नहीं होगी जब उसके पति की मौत होगी जी, बल्कि विधवा महिला वो कहलाएगी जिसके कोई भाई नहीं होगा। भाई नहीं, ये मैंने अभी पढ़ करके अभी सुनाया था दर्शकों को। ये बैनर लगाया था हमने जी। और उसके बाद फिर कभी भी कोई महिला कभी विधवा नहीं होगी। बिल्कुल। क्योंकि जिस बहन के लिए, जिस बेटी के लिए अगर कोई माँ भाई पैदा नहीं कर पाई, तो उस बहन उस बेटी के लिए समाज भाई जरूर पैदा करेगा। बिल्कुल। फिर वो विधवा होगी नहीं। बिल्कुल सही बात। हाँ, ये बात है समानता की। डेफिनेशन बदली थी विधवा शब्द की जी, इसकी परिभाषा ही बदल दी हमने जी। तो देर सवेर उसका हमें प्रभाव समाज पर देखने को भी मिलेगा, क्योंकि अभियान एक बार शुरू हो जाए तो देर सवेर उसका परिणाम हमें ज़रूर दिखता है। और इसी के साथ आपके एक बहुत अच्छे अभियान में से भी एक अभियान हमारे सामने लिखित में है। नई संतान जो लोग हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, उनकी पेंशन को लेकर भी आपने आवाज़ उठाई थी। ये हमने एक लेटर लिखा था, मैं आपको लेटर भी दिखा देता हूँ। वो हमने लेटर लिखा था, उस टाइम मनोहर लाल खट्टर जी थे जी, मुख्यमंत्री जी, कि भाई आप जैसे सरकार ने एक लाडली पेंशन शुरू की है जी, जिस कपल को अगर 2 लड़की हैं जी और उनका लड़का पैदा नहीं हुआ 45 वर्ष तक जी, तो उस लड़की के नाम पर माँ की पेंशन हो जाती है जी। तो हमने कहा था उसी तरह पर आप निसंतान दंपतियों की पेंशन भी लागू करो, जिनके बच्चे ही नहीं, उनको तो परमात्मा ने लड़की दे दी। बिल्कुल। मगर जिनको कुछ भी नहीं दिया, ऐसा वर्ग जो इस योजना से लाभान्वित नहीं हो रहा, उसको अनदेखा किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उसके लिए भी पेंशन शुरू करो। बिल्कुल। और उसके लिए मैं आपको ये लेटर दिखा देता हूँ मेरा। जी जी, आप इस लेटर को भी कवरेज करें जी। हाँ बिल्कुल। एक लेटर विनोद जी द्वारा लिखा गया माननीय मुख्यमंत्री जी को। 45 वर्ष से ऊपर निसंतान लोगों को पेंशन या सम्मान भत्ता देने पर एक पत्र विनोद जी का था, और इसको भी खूब जो है स्वीकार किया गया सरकार तक। ये सीधे तौर पर ये संदेश पहुंचा था। और हमारा भी इस मंच के माध्यम से आप सबसे ये निवेदन है, जितने तमाम यहाँ अभियान बताए जाएंगे आगे या बताए गए हैं, वो सभी अभियान लगभग उस वर्ग से जुड़े हुए हैं जिनकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे इस मंच के माध्यम से ये अभियान और प्रसारित हो, आने वाले समय में नई संतान लोगों को भी पेंशन की जो है उनका सम्मान भत्ता की जो सुविधा होनी चाहिए वो उनको मिले, जो उनका हक है। और इस लेटर को ना हमारे को ना प्रिंट मीडिया ने बिल्कुल हाईलाइट किया था, मुख्य पृष्ठ पर छापा था। उसकी अलग अलग मैं आपको ये कॉपी दिखा देता हूँ। बिल्कुल, ये हम कोशिश करेंगे स्क्रीन पे दिखाने की, या जैसे भी है। डिगाना की पंचायत ने निसंतान दंपतियों को किया सम्मानित जी। ये तो ये अलग अलग है। ये देखिए,
पंचायत ने की निसंतान दंपतियों को पेंशन की मांग जी। दिघाना की पंचायत निसंतान दंपतियों की पेंशन शुरू करने की योजना की मांग उठाई। बिल्कुल, ये आपके तमाम जितने ये हमारे अलग अलग हर देख रहे हैं। बिल्कुल, ये तमाम जो है मीडिया ने कवर किया और दर्शकों तक वैसे भी पहुंच गए होंगे ये जितने भी हमारे सामने रखे हैं। पंचायत निसंतान दंपतियों के संबंध अलग अलग पेपरों में हमारे अलग अलग ये लेटर छपा था। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ हमारा ये मैसेज भी था जी कि भाई जो निसंतान दंपति हैं उनको एक ताना मिलता है जी कि इसी होंगी तो तेरा कोई छोरा जाम लेंदी, मतलब इस तरह की हरियाणा की कहावत है। हाँ, हरियाणा की कहावत है। तेरे मतलब उस पर कोई अगर कसूर हो भी जाए तो उसको ये ताना मिलता है। बिल्कुल, कि तेरे बोला इसलिए पे परमात्मा ने नहीं दी जी, मतलब उसको तानों से अपमानित किया जाता है। इस तरह के तानों समाज का दायरा है, उसको समाज से थोड़ा सा अलग हम लोग मान लेते हैं। यदि किसी ये देखो, बच्चे पैदा करना परमात्मा की मर्जी है। बिल्कुल, जो आप ताने दे रहे हैं आपको नहीं होते तो आप क्या करते हैं? बिल्कुल, तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि भाई आप इनको इस तरह के ताने ना दें, इनको भी वैसे ही जीने का अधिकार है जैसे आपको है। बिल्कुल, आप इनको इस ताने से अपमानित ना करें जी। तो हमारा ये समाज को संदेश था इसमें। बिल्कुल, ये संदेश जो है मानवता को डिफाइन कर रहा है। साथ साथ में हमारा सरकार से आह्वान था कि भाई इनकी पेंशन भी जब 45 वर्ष की एज हो गई, जैसे लाडली पेंशन है उसकी तर्ज पर ना 45 वर्ष के जो निसंतान दंपति हो गई उनको भी लाडली पेंशन की तर्ज पर इनको भी पेंशन या समान बता दिया जाए। ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जिनके पास बच्चे नहीं हैं आने वाले टाइम में शरीर भी जवाब दे दिया जाएगा और दूसरा समाज का भी उनके ऊपर दबाव है, तो कहीं ना कहीं उनका जीवन बहुत कठिन हो जाता है। ऐसी अवस्था में यदि सरकार उनकी हेल्प करती है या हम सब मिलकर के उनकी हेल्प करते हैं, वो चाहे उनके अभियान को बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ाना है या उनका सहयोग हमें करना है, किसी भी प्रकार का सहयोग है हम करें। और मैं चाहूँगा ऐसे अभियान जितने हमारे सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, कुछ और देखने की बजाय अगर ऐसे अभियानों को हम लोग प्रमोट करेंगे तो समाज में बहुत जल्द सुधार आ जाएगा। इसी के साथ सर आपके कुछ और इवेंट हमारे पास हैं। आपने लघु उद्योग को लेकर के, कुटीर उद्योग को लेकर के अपने गांव में काम किया और इसी के साथ साथ आपने लव मैरिज को लेकर के भी एक अभियान चलाया था। लव मैरिज में जो आपने एक लेटर लिखा था या जो आपकी अवधारणा है लव मैरिज में जो कमियां हैं या जो सुधार आप करना चाहते हैं, उसके बारे में आप हमारे युवाओं को ज़रूर बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको लेटर दिखाता हूँ गौतम जी, ये मेरा लेटर है जी। और ये लेटर मैंने लिखा था 27/7/2024 को नायब सैनी जी को जी। हम ये नहीं कहते भाई हर लव मैरिज गलत होती है, गलत साबित होती है, असफल होती है, नहीं। ये कहाँ लिखा है ज़रूरी नहीं है कि माता पिता द्वारा की गई शादी सारी कामयाब होती हैं और लव मैरिज असफल होती हैं, नाकामयाब होती हैं जी। ये कोई ज़रूरी नहीं होता। लेकिन एक उम्र के बाद अगर लव मैरिज की जाए तो वो ज़्यादा सक्सेस होंगी। समाज क्या होता है कि समाज छुपाता है अपने आप को। बिल्कुल ठीक है, लव मैरिज को बदनाम करते हैं लोग, लव मैरिज कामयाब नहीं होती, वो नहीं होती। इससे ज़्यादा अगर आप आंकड़े सही, समाज के आंकड़े सही तो उठाएं ना और कैलकुलेशन करें तो अरेंज मैरिज ज़्यादा टूट रही हैं जी। मैं आपको सच्चाई से वाकिफ करवा रहा हूँ। बिल्कुल, खाप की खाप इस लव मैरिज के खिलाफ खड़ी होती हैं। लेकिन मेरे गांव में कम से कम 10-15 ऐसी लड़कियां जो घर बैठी हुई हैं जिनके माता पिता ने रिश्ते किए हुए थे जी। लेकिन समाज उस चीज़ के आंकड़े नहीं उठाता कि अरेंज मैरिज के आंकड़े सामने रखो। लेकिन लव मैरिज कब कामयाब होंगी? ऐसा होता है आजकल बच्चे क्या है, मेरी मर्जी मेरे फैसले। बिल्कुल, आजकल चल रही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। भाई मेरी मर्जी तो मेरे फैसले होने चाहिए जी, न माता पिता का इंटरफेयर नहीं चाहते। तो इसमें मैंने कहा था भाई कि उसके वजह में जब माता पिता नहीं मानते तो भागकर शादी करते हैं। माता पिता को ये होता कि मेरा बच्चा मेरे से कैसे बाहर चला गया, मेरे कहने शादी नहीं कर रहा, तो वो अपने आप को ना ठगा महसूस करता है। बिल्कुल, और वो बच्चे पर क्या, उस बच्चे पे मतलब टॉर्चर करता है उसको, या उसको मतलब मारता पीटता जो भी करता है, तो बच्चा फिर भाग जाते हैं। लेकिन क्या होती है कि जिस उम्र में वो भागकर शादी करते हैं ना, वो मैक्सिमम उम्र 18, 20, 22, 23 हाँ, जो निर्धारित की गई है कानूनी रूप से। हाँ, ये उम्र होती है, इसमें बच्चे ज़्यादा भागते हैं शादी करने के जी। तो मैंने लेटर लिखा कि जो लव मैरिज की उम्र थी वो 30 वर्ष कर दी जाए। लव मैरिज की उम्र 30 वर्ष कर दी जाए। जिसको भी लव मैरिज करनी है वो 30 वर्ष तक इंतजार करे
जी, क्योंकि 30 वर्ष की उम्र ऐसी होती है, इंसान मैच्योर हो जाता है जी। और जब वो निर्णय 30 वर्ष के बाद उम्र अगर वो करेगा ना शादी, जी, तो अरेंज मैरिज से ज़्यादा सक्सेस होंगी शादियाँ लव मैरिज। बिल्कुल, क्योंकि एक उम्र के साथ जो हमें एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, उन एक्सपीरियंस के आधार पर ये कहा गया कि 30 वर्ष तक ही लव मैरिज के लिए जो इजाज़त दी जाए सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा, इसमें उनकी मैच्योरिटी, यदि मैच्योरिटी के बाद वो अच्छा निर्णय ले रही हैं, उनको लगता है कि दो साथी आपस में रह सकते हैं, तो वो लव मैरिज करेंगे, तो ये पूरी संभावना है कि वो शादी बहुत लंबी चलेगी, बहुत लंबी चलेंगी। बिल्कुल। और एक दूसरे को वो जांच लेंगे, परख लेंगे। अगर किसी ने मान लीजिए 30 वर्ष से पहले किसी ने गलत फैसला ले रखा है 22-23 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में, तो वो 30 वर्ष तक आते आते अपने फैसले को बदल सकता है। सही बात। ठीक, कानून रूप से अगर आपने लव मैरिज करनी तो 30 वर्ष तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप उनका प्रेम सच्चा तो वो 30 वर्ष तक करें इंतजार। बिल्कुल, अगर आपने नहीं 30 वर्ष तक आप इंतजार कर सकते तो भाई अरेंज मैरिज करो फिर। बिल्कुल, फिर वहाँ रुक जाना चाहिए, ये कानून बनना चाहिए जी। इससे क्या होगा, जो वो मैच्योरिटी के हिसाब से शादियाँ होंगी और लव मैरिज 100% सक्सेस होंगी, अरेंज मैरिज से ज़्यादा सक्सेस होंगी जी। हाँ, तो इसीलिए मैंने लेटर लिखा था ये मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को, बिल्कुल, कि वो लव मैरिज की उम्र ना वो 30 वर्ष कर दी जाए। बिल्कुल, ये जायज़ भी है, और ये आज के टाइम में जायज़ है और आने वाले टाइम में भी जायज़ है। बिल्कुल, हाँ, ये बहुत ज़रूरी जो है एक संदेश हमारे युवा साथियों के लिए, क्योंकि कच्ची उम्र में लिए गए फैसले लगभग गलत साबित हो सकते हैं, तो हमें अपने फैसले समय पर लेने हैं और अच्छे से उनको मेंटेन करना है। मुझे लगता है 30 वर्ष का जो एक टाइम पीरियड विनोद जी द्वारा निर्धारित किया गया है, क्योंकि विनोद जी एक बहुत अच्छे फिलोसफर और बहुत अच्छे दार्शनिक के रूप में समाज का आंकलन करते हैं, और बतौर सरपंच इन्होंने गांव की रूपरेखा को बदलने का बहुत अच्छा प्रयास किया, जिसको हम लोग देख भी रहे हैं। मैं चाहूँगा सर, इसी के साथ आप जी का जो व्यक्तिगत व्यवहार है, हमें निरंतर आपकी पोस्ट हमने फेसबुक पर पूरा सर्च किया है, आपकी बहुत अच्छी 4-5 लाइनें उस पर हमें दिखी, और उनमें मैं चाहूँगा कि जो आपका अपना एक्सपीरियंस है व्यक्तिगत जीवन में समाज को लेकर के या अपने परिवार को लेकर के, कृपया वो हमारे दर्शकों को आप ज़रूर साझा करें। मैं तो गौतम जी ऐसा कहना चाहूँगा, भीतर का दिया जलाओ जी। यहाँ तक भी कहना चाहता हूँ, जो आपने समाज में देखा है, जो आपने पढ़ा है, उसको छोड़ दो आप जी। जब तक आपका भीतर का दिया नहीं जलेगा, आपका जो ज्ञान हो भीतर से नहीं आएगा। ये बाहर का ज्ञान है ना जो आपने लिया है, ये आप कॉपी कर रहे हैं। बिल्कुल। और कॉपी में क्या होता है, कॉपी वाला तो कॉपी पेस्ट ही होता है, आप दूसरे के नकल कर रहे हैं। बिल्कुल। जब तक आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें और अपने अंदर के ज्ञान को जलाएं, तो आप आपके दिमाग में वो विचार अपने खुद के होंगे जी, ना कि कॉपी पेस्ट होंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और परमात्मा ने ना, एक कहते हैं मेरी किस्मत में ये लिखा था, वो लिखा था, परमात्मा ने कुछ नहीं लिखा था, आपको अपनी ज़िंदगी का मालिक बनाया है। अगर परमात्मा ने कोई किताब लिखी है तो वो सिर्फ आपकी ज़िंदगी की किताब लिखी है, वो बिल्कुल कोरी लिखी है। उसमें ये आपने तय करना है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। उसमें आप सादगी लिखना चाहते हैं, आवारगी लिखना चाहते हैं, गीत लिखना चाहते हैं, संगीत लिखना चाहते हैं, इसमें क्या लिखना चाहते हैं, उसका मालिक आपको परमात्मा ने बनाया है जी। वो आप पे डिपेंड है। बिल्कुल। हाँ, ये जीवन एक कोरी किताब है। भाग्य और किस्मत को, जो भाग्य और किस्मत के सारे बैठते हैं ना, वो लोग पीछे रह जाते हैं जी। बिल्कुल। भाग्य आपने खुद बनाना पड़ता है और आपकी जीवन की किताब आपने खुद लिखनी पड़ती है। उसके राइटर आप खुद हो, परमात्मा नहीं है जी। उसमें क्या लिखना है ये आपने तय करना है। ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि ये जीवन एक कोरी किताब है, और इस किताब में हमने क्या लिखना है, अच्छाई लिखनी है या बुराई लिखनी है, वो हमारे हाथ में भगवान ने शायद एक कलम दी है। और यही संदेश हम अपने युवा साथियों तक पहुंचा रहे हैं कि सदैव कर्मठता के साथ अपने जीवन को जीना प्रारंभ कीजिए। कोशिश कीजिए कि हम अपने समाज के लिए प्रभावशाली बने, अपने देश के लिए प्रभावशाली बने और अपनी अहम भूमिका अदा करें इस देश को मजबूत बनाने में, और तमाम जितनी विकृतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं उनको रोकने में अपना भरपूर योगदान दे सकते हैं। क्योंकि युवाओं में जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है देश को बदलने के लिए। मैं चाहूँगा सर, क्योंकि इस समय इजाज़त नहीं देता, आप एक अंतिम संदेश हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाए, जो भी आपका व्यक्तिगत संदेश रहे, क्योंकि युवाओं तक ये जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपके विचार हैं, जो आपका पूरा एनालाइज हमने यहाँ किया है समाज को, तो वो वहाँ तक पहुँचे। नहीं, मेरा तो युवाओं से इतना ही संदेश है कि इस दुनिया में
आप जात पात को छोड़ दो जी। गांव में हम देखते हैं ना, मैंने देखा ये चीज़, हम हर जगह खंड खंड बटे हुए हैं। बिल्कुल। और अगर हमें किसी दो भाइयों की लड़ाई होगी, या मान लीजिए आप एक हिंदू मुसलमान की लड़ाई होगी, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं कि हिंदू ने मार दिया जी। या मुसलमान ने मार दिया, उसकी हिम्मत कैसी हुई। वहाँ पर हम क्या कि धर्म का मैटर बीच में घुसा देते हैं। जब एक जाति के ऊपर हम बात आ जाती है, जब एक जाति के दूसरे जाति वालों ने मार दिया, अच्छा फलानी जाति के ने मार दिया, क्योंकि लेकिन जब जाति की जाति में झगड़ा होता आपस में, तो परिवार पे बात आ जाती है, परिवार पे बात ले जाते हैं, गोत्र पे बात आ जाती है, फिर गोत्र पे बात आ जाती है, फिर क्या होती है, ठोड़े पे बात आती है। गाँव में ठोड़े होते हैं, ठोड़े पर मारा, ठोड़ा को उसके मार दिया। हाँ। ठोड़ा अगर फिर वो ठोड़ा का ही मार दिया, आपस एक ठोड़ा का मार दिया, आपस लड़ाई हो जा, फिर ढूंढ पे आ जाते हैं, हमारी ढूंढ का और उसकी ढूंढ का। मतलब क्या हम हर जगह बटे हुए हैं। हमें अगर कहीं भी उंगली घुसाने की जगह मिल जाए तो वहाँ घुसा देते हैं। धर्म की उंगली घुसाने को मिल गई तो धर्म की उंगली, जाति की उंगली घुसाने को मिल गई जाति की उंगली, अगर हमने गांव की उंगली घुसाने को मिल गई तो मेरे गांव के मार दिया, गांव की उंगली घुसा दी। अगर उसमें ठोड़े के उंगली घुसा दी, ठोड़े का आपने जगह मिल गई उंगली घुसाने की, ठोड़े की उंगली घुसा दी। अगर आपने ढोंग की उंगली घुसाने मिल गई, मेरी ढोंगड़ा को मार दिया तो ढोंग की उंगली घुसा दी। तो मतलब हर एक इकाई पे बटे हुए हैं, हर एक इकाई पे बटे हुए हैं जी। जबकि आप अगर मेरी जाति का मार दिया तो मैं क्या कहूँगा, सही गलत नहीं देखता मैं, बिल्कुल। मेरे उसमें जाति देखते हैं हम लोग, थोड़ा देखते हैं, गांव देखते हैं और फिर परिवार देखते हैं, मेरे परिवार वाले को। बिल्कुल। हम ये नहीं देखते सही क्या गलत क्या है। हम यहाँ पर मात खाए हुए हैं और हमारी मानसिकता इतनी, ये चीज़ हमारी मानसिकता में इतनी गहन, इतनी गहराई में चली गई हैं कि इनसे हम बाहर नहीं निकल पा रहे। तभी ये अन्याय होता है, तभी ये हम ये गलत कर पाते हैं, क्योंकि हम इतने चीज़ों में बटे हुए, खंड खंड बटे हुए हैं हर चीज़ में जी। और ये चीज़ें हमें सच्चा रास्ता नहीं दिखा पा रही हैं। जो सही गलत का हमें एनालाइज करना चाहिए, हम नहीं कर पा रहे हैं ना कहीं जातिवाद, ये चीज़ें हम पे धर्म, जाति, क्षेत्र, गांव, ठोड़ा, ढूंग, ये चीज़ें इतनी हमारे खून में मिली हुई हैं कि हम सही गलत को देख ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर हम गलत के साथी बन जाते हैं। बिल्कुल। इन चीज़ों से मेरा युवाओं से संदेश कि इन चीज़ों से बाहर निकलें जी, और सही को सही को कहें, गलत को गलत कहें। बिल्कुल। ना आप इन चीज़ों में मत बटें। जी बिल्कुल। ये हमारे दर्शकों के लिए संदेश, जहां अगर सारांश रूप में मैं कहूं तो हमें बटना नहीं है, हमें कटना नहीं है, हमें लड़ना नहीं है, हम सबको एक साथ लेकर के चलना है। हमारे आसपास का जितना भी समाज हमारे आसपास है, हम बटने की बजाय इकट्ठा होने का प्रयास करें। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं विनोद जी आपका। आप जी निरंतर समाज सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं और निरंतर युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। संपूर्ण जीवन विनोद जी ने समाज को दिया है, अपने गांव को दिया है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अंतिम संदेश के रूप में मैं दर्शकों तक ये पहुंचाना चाहूँगा, सदैव देश की अखंडता और मजबूत बनाने का इस देश को प्रयास करें, क्योंकि हमारे देश में जितनी विभिन्नता है उतनी ही एकता का उदाहरण भी हम लोग देते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है, उस कमी को मिटाना है। आपकी हमने जो पाया है जी, जो हमने सीखा है दिमाग में, अगर हम ऐसा देखें, अपनी आपका दृष्टिकोण पर निर्भर है जी। जैसा आपका दृष्टिकोण होगा दुनिया आपको वैसी दिखाई देगी। बिल्कुल ठीक। अगर आप अपने दृष्टिकोण सार्वजनिक कर लें, अपने दृष्टिकोण को सार्वजनिक कर लें आप, तो पूरी दुनिया आपको अपना परिवार दिखाई देगी। बिल्कुल। अगर आपका दृष्टिकोण एक राष्ट्र पर निर्भर है तो आपको राष्ट्रीय आपका परिवार दिखाई देगा। बिल्कुल। अगर आपका दृष्टिकोण ग्रामीण लेवल का है तो आपको ग्रामीण गांव ही परिवार दिखाई देगा। अगर आपका दृष्टिकोण आपके परिवार 4 व्यक्तियों पर है तो वो 4 व्यक्ति आपको परिवार का अच्छा दिखाई देंगे। बिल्कुल। वो आपके दृष्टिकोण पर निर्भर है कि आपका दृष्टिकोण किस लेवल का है। बिल्कुल। और हमारी संस्कृति में तो वसुदेव कुटुंबकम का एक बहुत अच्छा श्लोक भी निर्धारित किया गया। तो आइए इस समाज को, इस देश को जोड़ करके चलते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि समय इजाज़त नहीं देता, लेकिन एक बार फिर हम आपके सामने आएंगे एक नई प्रेरणा स्रोत के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।